हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, राज्य एवं संस्कृति। सतीश चंद की बुक है, नया स्मरण है, स्मार्ट टैप है। ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हैं ये। प्रसिद्ध इतिहासकार वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष रहे। 1972 में 81 उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दिल्ली और राजस्थान में अध्यापन किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में ब्रिटिश प्रोफेसर 1971 रहे। इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस के सचिव और बाद में उसके अध्यक्ष रहे। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी टोक्यो की परिषद के सदस्य रहे। इनके अलावा वे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने इतिहास की अनेक पुस्तकें लिखी और अनेक पुस्तकों का संपादन किया। काफ़ी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके अनुसंधान लेख छपे। वे सोसाइटी फॉर इंडियन एशियन स्टडीज़ नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रहे। चलो इसका देखते हैं इंडेक्स क्या क्या दिया हुआ है। भारत और विश्व, फ्यूडलिज्म का उदय, अरब दुनिया, अफ्रीका, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर भारत और दक्कन, तीन साम्राज्यों का युग। 8वीं से 10वीं सदी तक उत्तर भारत में वत्सई का संघर्ष, पालक साम्राज्य, प्रहार, राजकोट, राजनीति, विचार और संगठन। चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। चोल साम्राज्य का उदय, राजराज और राजेंद्र प्रथम का युग। चोल शासन, शासनीय सुशासन, संस्कृति, विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास। 800 से 1200 तक। व्यापार और वाणिज्य की जनता की दशा, समाज की प्राकृतिक जाति प्रथा, स्त्रियों की दशा, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, धार्मिक आंदोलन और विश्वास। टकराव का युग 1000 से 1200। आरंभ चरण, अरब और सिंध, अफगानिस्तान और अहल हिंद। गजनवी, राजपूत रजवाड़े, उत्तर भारत में तुर्कों की विजय, तराइन की लड़ाई, गंगा की वादी, बिहार और बंगाल में तुर्कों की विजय, राजपूतों का पराजय का, दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण 13वीं सदी। ममलूक सुल्तान शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष स्थगित 1206। 36 राज्य 1236 1239 बलवान का युग 1246 से 87 तक हुआ। मंगोल का उत्तरी दक्षिण सीमा समस्या, अंतर विद्रोह तथा विजयी क्षेत्र में चिंता करने के लिए बलवान का मूल्यांकन। सबसे पहले हमारा शुरू तो होगा भारत और विश्व। ठीक है, चलो देखिए हमारा दिया हुआ है चैप्टर वाइज। भारत 700 से 1030। मानचित्र, चोल साम्राज्य लगभग भारत। दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी। दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी से पूर्वार्ध में। भारत में प्रजातंत्रीय राज्य 15वीं सदी। भारत में अकबर की मृत्यु के समय मुगलों द्वारा दक्षिण विजय 1707 की सीमाएं। ठीक है, तो हाँ जी, चलो देखते हैं भारत और विश्व। भारत और विश्व में 8वीं सदी से 18वीं सदी तक के एक वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं पैदा हुई। इन रचनाओं में मतलब ये इंडेक्स है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। सोचने और जीने के ढंग से गहरा प्रभाव पड़ा। इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देशों में इस क्षेत्र में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्य के साथ, जिसमें रोमन और फारसी साम्राज्य भी शामिल थे, भारत के बहुत पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मतलब जो एशिया था उसमें जो नई सामाजिक थी, उसकी जो राजनीतिक समस्याएं थी वो हुई थी भारत के कारण। भूमध्य सागर के इर्द गिर्द देशों के क्षेत्र में पैदा होने वाले विशाल समुद्र हो गए, साम्राज्य हो गए, जैसे रोमन, फारसी साम्राज्य भी जो थे, वो सांस्कृतिक फारसी साम्राज्य भी शामिल थे। ठीक है, अब जानते हैं यूरोप में 6वीं सदी की तीसरी चौथाई एक शक्तिशाली रोमक साम्राज्य, जिसमें यूरोप और मध्य सागरीय क्षेत्र को भी किया था, 2 भागों में बंट चुका था। परिवर्तन भाग को, जिसकी राजधानी रोम थी, रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले सवाल और जर्मनी कबीलों में रोन डाला, जो था
हमारी 8वीं सदी चल रही थी। 8वीं सदी में तीसरी चौथी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य जिसमें यूरोप और मध्य सागरीय क्षेत्र का प्रयोग किया। 2 भागों में 2 टाइप से में बढ़ चुका था। ठीक है, परिवर्तन भाग को जिसमें राजधानी रोम थी। रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले श्रमान और जर्मनी कबीलों को रोन डाला। ठीक है, ये कबीले अनेक खौफों में आए तथा पुराने रोमन साम्राज्य के इलाकों को तहस नहस कर दिया। लूटने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो था तीसरा था, तीसरी चौथाई थी, बहुत शक्तिशाली थी, बहुत पावरफुल थी। ठीक है, यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को अलग किया, 2 टाइप अलग कर दिए। जी, हम पढ़ रहे थे लूटने के लिए भूमिका निभाई, लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप में विभिन्न भागों में बस गए, जिसमें वहाँ की आबादी के चरित्र तथा भाषण और शासन के ढेरों को गंभीर परिवर्तन आए। मतलब जो वहाँ की 6ठी शताब्दी थी, वहाँ पर चौथी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया गया और 2 भागों में वो बढ़ चुके थे। पश्चिमी भाग को किसकी राजधानी उसकी राजधानी रोमन थी। रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाला स्लाव जर्मनी कबीलों को रोन डाला। ये जो था, ये तो इसको रोन डाला बुनियाद संजलन के कबीलों को आपस में काल में पड़ी। ठीक है, प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्व भाग की राजधानी बेस्तीन और कुस्तुबिंदिया में थी। इस साम्राज्य को बेज़ंतीनी साम्राज्य कहा जाता है। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरियन और मिड समेत पूर्वी यूरोप में आधुनिक भाग माना जाता है। आधुनिक में जैसे कि सीरिया, मिस्र, स्रोत, उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। इसमें रोमन साम्राज्य की अनेक परंपराओं को जारी किया गया, जैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र और अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन, लेकिन धार्मिक विश्वास जो था, उसका जो धार्मिक विश्वास था वो क्षीण था, क्योंकि उसके कर्मकांड जो थे, कर्मकांड में जो उसकी पश्चिमी के कैथल पर चर्चा हुई थी वो मुख्यालय में हुई थी, मुख्यालय रोम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुख्यालय रोम में। ठीक है, इसके अनेक मतभेद थे। पूर्व के चर्चा में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता है, मतलब कि जो उसका पूर्व चर्च था, यूनानी में था। कहाँ में? यूनानी में था, उसको ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता है। रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बेज़ंतीनी शासकों के प्रयासों के कारण ही ईसाई को अपनाया। बेज़ंतीनी साम्राज्य एक विशाल और फलता फूलता राज्य बना। एक बार दोबारा देखते हैं। भारत और विश्व की 8वीं से 18वीं सदी तक 1000 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 8 वर्ष 18 वर्ष 10 साल का गैप था, उससे मतलब 1000 वर्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, मतलब बदलाव होते रहे। यूरोप और एशिया में नई सामाजिक राजनीतिक पैदा हुई। जो ये एशिया है, एशिया में सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक मतलब कई सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उसको बोलते हैं सामाजिक। राजनीतिक जैसे कि बहुत नेता दल हो गए, इसको बोलते हैं सामाजिक ये हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा होना, राजनीतिक नेताएं। ठीक है, नई संरचनाओं में लोगों को सोचने के लिए जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा, सबने मिला और सोचा कि जो हमारा जीने का खुद का हमारा जीने का प्रभाव है, उस पर खूब सोच डाली। ठीक है, उस पर खूब गहरा प्रभाव डाला कि लोगों को कैसे जीना चाहिए। ठीक है, इन परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर में इर्द गिर्द देशों ने क्षेत्र में पैदा होने विशाल साम्राज्यों के साथ रोमन फारसी साम्राज्य भी शामिल थे। मतलब जो उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे या कोई गांव शहर था, उन्होंने रोमन और फारसी साम्राज्य भी शामिल किया। मतलब रोमन और फारसी क्या होता है, जैसे कि अब हिंदी, इंग्लिश, फारसी, गुजराती, ये सारे ज्वाइन किए, इनको एक साथ मिलाया, इनके साथ पंचायत की, इनको एक मिलाया और एक साम्राज्य शामिल किया। ठीक है, भारत के बहुत पुराने व्यापारिक और संस्कृति संबंध थे। व्यापारिक मतलब कुछ चीज़ खरीदना या बेचना, संस्कृति मतलब कि हमारे संस्कार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
था, जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। उसने शासन और संस्कृति की जो परंपराएं पैदा की, उसमें एक अधिकांश के बाद में अरबों ने तब अपनाया जब उन्होंने सीरिया और मिस्र को जीत लिया। इस तीनों साम्राज्य ने यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का भी काम किया। आगे चलकर पश्चिमी में यूनानी ज्ञान विज्ञान के पुरातत्व में सहायता पहुंची। आखिर 15वीं सदी के मध्य में एक कुस्तुबिनिया ने तुर्कों ने जीत लिया गया, इसका पतन हो गया। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद में पश्चिमी यूरोप में बड़े नगरों का लगभग कोई पता नहीं था, क्योंकि विदेशी जो थे उनका घरेलू व्यापार था, उनका घर का खुद का व्यापार था। ठीक है, खुद का व्यापार था। जैसे कि हम देखते हैं घरेलू व्यापार में धक्का लगा, एक कारण सोने का भाव चढ़ा। रोम आने वाले सोना अफ्रीका में पाते थे और पूरब के साथ व्यापार करने का उपयोग करते थे। इतिहासकार एक लंबे समय से 6वीं सदी से लेकर एक काल को अंधकार युग कहते हैं। अंधकार काल के युग में आए। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? आई होप आ ही रहा होगा, जब भी तो क्लास में बैठे हो, जब भी तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जिसमें 10वीं सदी के बाद नागरिक जीवन में प्रोत्साहन और जो विदेशी व्यापार की वृद्धि को रास्ता तैयार किया। 12वीं और 14वीं सदी के बीच में पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हो गया। विज्ञान की प्रतियोगिता विद्या नगरों के में इटली और पदुआ के मिलान जैसे अनेक नगरों में विश्वविद्यालय की स्थापना इस काल की उल्लेखनीय विशेषताएं थी। इन विश्वविद्यालयों में उन ज्ञान विज्ञान और नए विचारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्हें पूर्ण जागरण तथा एक नए यूरोप को जन्म दिया। ओके, आगे देखते हैं फ्यूडलिज्म का उदय। जो फ्यूडलिज्म है उसका उदय कब हुआ? ठीक है, रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के साम्राज्य और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस नई व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सिर्फ फिफ होता है। क्या होता है? फिफ, FIEF। ठीक है, इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े इलाकों पर हावी होते थे और शासन में भी अहम भूमिका निभाते थे। राज्य का अधिकार शक्तिशाली सामंत जैसा होता था। कालांतर में राजतंत्र और मजबूत हुआ था और सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया, जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे, जिसमें सामाजिक अराजकता पैदा होती थी। ठीक है, फ्यूडल व्यवस्था दो विशेषताएं जुड़ी है। जो फ्यूडल है उसकी व्यवस्था से दो व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, एक तो सेफ्डम और एक मैरर। ठीक है, मैरर वह किला होता है, हवेली होती है जहां लॉर्ड का स्वामी रहता है, जहां लॉर्ड या स्वामी रहता है। अनेक यूरोप देशों में इन मैररों के लॉर्ड बड़े बड़े इलाकों के भी मालिक होते हैं। जो लॉर्ड होते हैं, ये मतलब जो भगवान होते हैं, इनके भी बहुत बड़े बड़े मालिक होते थे। ठीक है, ये सिर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को भी जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे। ठीक है, सिद्धांत के स्तर पर भूमिका लॉर्ड की होती थी तथा शर्क उसे नगद या जिस्म के रूप में महसूल भी चुकाता था। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्याय प्रदान करने की आदि भी जिम्मेदारी मैनर के लॉर्ड पर होती है। क्योंकि उन दिनों का भी अव्यवस्था फैली हुई थी, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र किसानों की सुरक्षा के बदले मैनर के लॉर्ड का वेशल बनाने में तैयार हो जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शर्फन प्रथा और मैनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म के अभिन्न अंग थे और इसलिए जिन समाजों ने इन दोनों का वजूद नहीं था उसमें फ्यूडलिज्म की बात अलग थी, या उसमें फ्यूडलिज्म की बात अलग थी या गलत थी। ठीक है, वो आप मान सकते हो क्या थी, इसमें तो गलत दे रखा है। ठीक है, और किसानों वर्ग पर निर्भरता। दूसरे शब्द में महत्वपूर्ण इसका नहीं है कि विज्ञान औपचारिक दृष्टि से स्वतंत्र है या नहीं, बल्कि इसका कि वे किस ढंग से और किस सीमा तक स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद मैनर व्यवस्था और श्रम के रूप में
मसूल चुकाने अर्थात लॉर्ड की भूमिका को मसूल के रूप में मुक्त जोतने बोने की व्यवस्था का लोप हो गया। यूरोप में संवतवाद से जुड़ी एक विशेष सेना की गठन है। घोड़े पर बैठा बसकर नाइट समते व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। वास्तव में यूरोप में घुड़सवार युद्ध कला का आरंभ मोटे तौर पर 8वीं सदी से अधिकतर पीछे नहीं जाता। ठीक है। रोमन काल में लंबे बर्छों या छोटी तलवारों से लैंस छोटे छोटे पैदल दस्ती सेना प्रमुख अंग आते थे। घोड़ों का जो प्रयोग था वो रथ खींचने के लिए किया जाता था, जिनके हाकिम सवारी करते थे। आम विश्वास की युद्ध की कला अरबों के समान बदली जाती है। अरबों के पास बड़ी तरार के घोड़े होते हैं तथा उनमें तेज गति की समान तरीकों में फैलाने के लिए सीमा नाकाम बनाकर नई युद्ध कला के लिए आवश्यक संगठन विकसित करने और बनाए रखने की समस्या यूरोप में संवत के विकास में मदद पहुंची। ठीक है। कोई भी राजा अपने संसदों के बल पर विशाल घुड़सवार सेना बनाए रखने के लिए अपने हथियारों समाज साज को लैंस करने में उम्मीद नहीं करता था। इसलिए सेना का विद्रोहीकरण किया गया तथा राजा की सहायता के लिए निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कार्यक्रम रखने की जिम्मेदारी फेड्यूल लॉर्डों को सौंप दी गई। मतलब जो राजा था उसके जो भी लड़ने जाता था उसका जो भी काम था वो फेड्यूल देखता था। ठीक है। जैसे घुड़सवारी हुई या कुछ भी एक्सवाइजेड वो फेड्यूल देखते थे। फ्यूडल दो आविष्कारों के कारण घुड़सवार युद्ध लड़ाई का प्रमुख रूप बना। ये आविष्कार थे ये काफ़ी पहले ये मगर इनका व्यापक उद्योग काफ़ी इस काल में प्रारंभ हुआ। पहले आविष्कार लोहे की रकाब था। लोहे की रकाब के कारण हथियारों को पूरी तरह से लैंस सैनिक का तीर चलाते घोड़े के पेट में गिरने का होता था। उसके कारण सवार और शरीर से भाले को सटाकर हमला कर दिया जाता था और उसका जवाबी अध्याय के कारण नीचे नहीं गिरता था। इससे पहले या तो लकड़ी की रकाकत का प्रयोग किया जाता है या लस्सी के टुकड़े में पांव टिकाकर। ठीक है। दूसरा आविष्कार 2 गुना बोझ लेकर आविष्कार पूरा करने सौंप दिया। चीन और कोरिया से भारत में उनका प्रसार 10वीं सदी से शुरू हुआ। इस तरह राजनीतिक आर्थिक सैनिक अनेक कारण यूरोप में फेडरलिज्म के विकास के लिए उत्तरदायी है। 11वीं सदी जो हमारी 11वीं सदी थी उसके बाद जो शक्तिशाली सरकार सामने आई परंपरा था जो राजा फेड्यूल लाड़ों की शक्ति से आसानी से कम कर सकता था। ठीक है। इतिहासकार जो थे मध्यकाल में फ्यूडलिज्म के अलावा जीवन पर कई सारी चर्चाएं थी। ठीक है। बेस्तीनी साम्राज्य ऑर्थोडॉक्स की भूमिका निभाई। पहले उनको हवाला दे चुके थे फिर उनकी भूमिका निभाई कार्यभार संभाल लिया। ठीक है। पोप को कैथोलिक चर्च में पहुंचाया गया। धर्मगुरु बल्कि व्यक्ति बन गया जिसके पास काफ़ी कुछ राजनीति नेता सत्ता थी यूरोप के मध्यकाल में और जो धर्म प्रवक्ता के साथ काफ़ी शक्ति का प्रभाव पड़ता है। राजाओं के और समस्त सरदारों से मिले भुगतानों और इधर अनेक मठ थे। उसके बाद कैथोलिक चर्च में रहा संस्कृति जीवन में मगर कुछ मठ और अत्यंत धनी हो चुके थे। फेड्यूल लॉर्डों इस तरह व्यवहार करने लगे। आंतरिक कलह पैदा हुए और शासकों को आगे चलकर एक पूर्ण जागरण का सुधार और दोलन प्राप्त किया। ठीक है। इसके बाद है अरब दुनिया। 7वीं सदी के बाद इस्लाम का उदय पश्चिमी एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों में राजनीतिक आर्थिक संस्कृति और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपस में लड़ने वाले कबीलों एवं एकीकरण था जिसके फलस्वरूप शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। खलीफा द्वारा राजनीतिक अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया इराक ईरान मिस्र उत्तरी अफ्रीका स्पेन को मिली। ठीक है।